भाटिया जी, खासतौर से अलग अलग सेक्टर्स हैं, कहा जाता है स्टार्टअप पर बहुत ज्यादा जोर रहा है सरकार का। पिछले बजटों में भी स्टार्टअप्स पर हमने सीधे सीधे देखा था कि उसका बजट भी बढ़ाया, स्टार्टअप पर बढ़ावा देने के लिए कई कई योजनाएं भी लेकर आए। आपको लग रहा है कि अभी भी स्टार्टअप को और बढ़ोतरी देने के लिए इस बजट में और भी बहुत कुछ चीजों को लाने की जरूरत है? क्या उम्मीद है स्टार्टअप सेक्टर को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जो स्टार्टअप सेक्टर है वो ट्रेडिशनली अगर हम देखें, चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, चाहे उसकी एजिंग के हिसाब से, वो एक तरीके से एमएसएमई के अंडर ही आता है। तो एमएसएमई जो सेगमेंट है, आज उसकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 30% है। इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है एमएसएमई जो कि बहुत ज्यादा रोजगार भी मुहैया कराता है और लोगों को स्वावलंबी भी बनाता है, यानी कि वो अपना बिजनेस खुद करते हैं। तो इस सेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। उसमें चाहे आप सब्सिडीज हैं, इंसेंटिव्स हैं, टैक्स ब्रेक्स हैं या इजी लोन है, तो जब तक आप इस तरह के लोगों को जो स्टार्टअप्स में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर प्रेशर है, तो एमएसएमई एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो जो आपका स्टार्टअप है और एमएसएमई है, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद एमएसएमई काफी हद तक इफेक्ट भी हुआ था, अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें तो ये एक हमारी जीडीपी में एम्प्लॉयमेंट की तरफ से और जीडीपी कंट्रीब्यूशन की तरफ से स्टार्टअप जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन भाटिया जी, सवाल ये है कि पिछले अगर हम कुछ समयों की बात करें तो स्टार्टअप बहुत तेजी से बूम किया था, लेकिन कई ऐसी बड़ी कंपनियां जो स्टार्टअप के जरिए प्रकाश में आई, शुरुआत में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन बाद में वो पिट गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आपने उनको जो लोन्स वगैरह कहने के लिए तो दिए, लेकिन अगर आप बैंक की तरफ जाएं या जो बाकी जो इदारे हैं जो उनको लोन मुहैया कराते हैं, उनकी इतनी कंडीशंस हैं, कोलेटरल से लेके और बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं जो आप पूरे कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लोन का जो अवेलेबिलिटी है वो गवर्नमेंट सेक्टर से यानी बैंक से बहुत कम है, यानी है ही नहीं है एक तरीके से, अगर आप कोलेटरल नहीं दे सकते। तो मजबूर होके वो या तो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं या जो प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स हैं उनके पास जाते हैं, जहां पर उनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज्यादा लोन्स और फंड्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स अगर आप देखें तो वो ई कॉमर्स में या जो आईटी सेक्टर है उसमें ज्यादा आए हैं। स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास उतनी पूंजी नहीं है। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्टअप की कुछ लिमिटेड फील्ड में ही है, जिसमें आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके लिए ऑलरेडी बात की जा चुकी है और की जा रही है कि आईटी सेक्टर को और किस तरह की रियायत दी जाए, जो चाहे एस्टैब्लिश सेक्टर हो और लेकिन भाटिया जी, सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप तो केवल आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं रह सकता ना, इसके दायरे को तो बढ़ाना ही होगा। अगर दायरा बढ़ेगा नहीं तो जो दूसरे जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व कैसे होंगे, और जिस मकसद से इसको सरकार सपोर्ट कर रही है वो मकसद पूरा कैसे होगा अगर हम एक सेक्टर तक ही सीमित रह जाएंगे तो? जी देखिए, स्टार्टअप बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है, R&D से लेके सस्टेनेबिलिटी, आईटी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। लेकिन उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, चूंकि उसकी जो लोन फैसिलिटी है वो बैंक्स के थ्रू है, अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो जब तक वो लोन फैसिलिटी थोड़ी ईज आउट नहीं होगी तब तक स्टार्टअप जो है वो उसको फंड जहां से मिलेंगे वो फिर उन्हीं के हिसाब से चलेगा। अगर वो प्राइवेट इक्विटी के हिसाब से लेगा, फंड लेगा, तो प्राइवेट इक्विटी उसको अपनी कंडीशन के हिसाब से चलाएगा। अगर वो अपने हिसाब से चलना चाहता है तो उसको पब्लिक सेक्टर से फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें अभी तक पब्लिक सेक्टर के ऊपर कोई इस तरह का निर्देश नहीं है। उसकी कंडीशंस इस तरह की है कि स्टार्टअप जो है वो फंड नहीं ले पा रहा। प्रदीप मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात यहां पर स्टार्टअप की हो रही है तो बात यहां पर नौकरियों के लिए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो सरकार है उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हमने कई आंदोलन भी देखे हैं, हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि जब एक वैकेंसी निकलती है किसी भी एक डिपार्टमेंट की तो लाखों जो छात्र हैं वो अप्लाई करते हैं। तो रोजगार को लेकर सरकार जो है वो किस तरह से काम करेगी या इस बजट में कैसा देखते हैं? क्योंकि 2030 की अगर हम बात करें तो उस समय तकरीबन हर साल 78.7 लाख जो रोजगार है वो जनरेट होने चाहिए। सरकार उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अंदर ये क्लियर इंडिकेशन दिख गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हावी है।
मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं हुई हैं। और मैं यहाँ कहूँगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए नहीं की गई हैं। मतलब उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लैंड ऑन बिल्डिंग में ज्यादा हुई है, डेवलपमेंट के लिए कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। स्टॉक मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बढ़ी है और उसका भी जो स्टेक है उसे भी सेल करके कहीं हद तक लैंड एंड बिल्डिंग फोकस रहा है। लेकिन अगर हम जब तक इसको बढ़ाएंगे नहीं तब तक जॉब क्रिएशन होगा नहीं। प्रदीप जी, सवाल तो यही है ना कि इसको बढ़ाएंगे कैसे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ गवर्नमेंट ये समझ चुकी है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में गवर्नमेंट का एक आईना है जो हमें दिखता है। उसमें ये क्लियर इंडिकेशन आ गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जिससे सरकार को बहुत उम्मीदें थी वहां पर परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत अच्छी नहीं दी, जॉब क्रिएशन नहीं हुआ। तो यहाँ गवर्नमेंट का, मेरे को लग रहा है पर्सनली यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट इस समय कॉर्पोरेट सेक्टर पे बेट लगाने से बेटर वो एमएसएमई सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर सकती है, वहाँ जॉब क्रिएशन के लिए ज्यादा कर सकती है। रीजन क्या है इसमें, सुधार कैसे होगा, ये तो बड़ी बात है आपने कहा। लेकिन क्योंकि पिछले वक्त में हमने देखा जॉब क्रिएशन पर जोर रहा है, स्टार्टअप पर जोर रहा है, लेकिन अगर जो परिणाम आने थे, मन ये कहा जाए जिनकी अपेक्षाएं थी वो नहीं, उसकी रीजंस क्या लगती हैं आपको? देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है, जीडीपी बढ़ रही है और रियल एस्टेट भी एक ऐसा फैक्टर है, मैं इसमें ऐड करूंगा कि इसमें काफी ग्रोथ देखने को मिली है। और आप मैन्युफैक्चरिंग करने में जो ग्रोथ आपको मिल रही है, अगर वही आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से ग्रोथ मिल रही है तो उधर की तरफ फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में लैंड एंड बिल्डिंग की तरफ फोकस बढ़ा दिया, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर फोकस बढ़ता तो डेफिनेटली यहाँ जॉब क्रिएशंस बहुत सारे होते। तो इस बार गवर्नमेंट वहां पे वो नोट कर रही है। देखिए, बजट जब बनता है तो चीजों को सर्वे करने के बाद ही बनता है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में वो सारी इंडिकेशंस भी क्लियर दिख रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस तो तभी होगा ना कि जब मार्केट में खरीदार होंगे, और मार्केट में खरीदार तो तभी होंगे ना जब उनके पास पैसा होगा। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ाने की इस बार कोशिश की ही जाएगी, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आज सरकार है कि बहुत ज्यादा, अब बैंकिंग को ही ले लीजिए आप, सेविंग्स उसके अंदर दिख ही नहीं रही है। लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, F&O के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां से उनको रिटर्न मिल रहा है। बल्कि हमें यहाँ डिमांड क्रिएट करने की जरूरत है। उसके लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तब लोगों के पास पैसा जाएगा, तब वो डिमांड जनरेट होगी। तो यहाँ मेरे को लगता है कि इस बजट में इस तरफ फोकस करने की उम्मीद मुझे दिख रही है। ठीक है, तो डिमांड कैसे जनरेट होगी नहीं होगी, किस क्षेत्र के लिए होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। पब्लिक रिएक्शंस भी हम जानते चलते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर का ही वक्त बाकी है जब बजट पेश किया जाएगा और ये कहा जाए वो पर्दा भी हट जाएगा। आयुषी का रुख कर लेते हैं, प्रभात भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आयुषी का रुख करते हुए, आयुषी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस समय किचन में खड़ी है और कुछ लोगों के साथ में, और किचन का बजट जरूर गड़बड़ा रहा है। जरा बताइए इस बजट को लेकर आखिर आम व्यक्ति की, गृहिणियों की क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल नैना जी, जिस तरीके से महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अगर किचन के बजट की बात करें तो गृहिणियों की कई शिकायतें होती हैं, और ऐसे में आज वो दिन है जब इनकी शिकायतें दूर हो सकती हैं। तो हम जानने आए हैं कि इनकी कितनी उम्मीदें हैं। आपका नाम क्या है? सुधा गंगवार। सुधा गंगवार जी, सुधा गंगवार जी, आप खुद किचन में भी खाना बना रही हैं, सुबह का वक्त है, जरूर नाश्ता बना रही होंगी घर वालों को। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये बताएं, आज बजट है, क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं, किचन को मद्देनजर कितना सरकार रखेगी? मैं चाहती हूँ, एक हर मध्यम वर्गीय चाहता है कि मतलब किचन का तो ध्यान रखना ही चाहिए। किचन में हर मध्यम वर्गीय हर चीज बनाता है, इसमें 300 350 दिहाड़ी वाला बताइए 60 रुपए किलो आलू कैसे मतलब कर सकता है, या उसका ध्यान किसान हमारा उगाता है, उसे आधा % ही मिलता है, बाकी सारा गवर्नमेंट ही मतलब टैक्स में ही हमारा जाता है। तो हमारा टैक्स भी कहाँ बच रहा है। मैं चाहती हूँ किचन की चीजों में ज्यादातर टैक्स ना मतलब पड़े, ये चीजें हमारे लिए। आयुषी, जरा ये पूछेगा कि पिछले कुछ सालों में किचन में क्या प्रभाव पड़ा है, जो राशन आता था उस राशन में क्या प्रभाव पड़ा है, सब्जियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, फलों पर क्या प्रभाव पड़ा है, मात्रा घट गई है, खर्चा बढ़ गया है क्या? जी बिल्कुल आशीष, सवाल यही है कि पिछले कुछ सालों में किचन के राशन पे कितना प्रभाव पड़ा है। जब आप सब्जी मंडी जाती हैं तो क्या पहले जैसे झोले भर के सब्जी लाती थी, आज वैसे ला पाती है? बिल्कुल नहीं। मतलब पिछले में आलू 20 से 25 रहता था, इस समय 60 रुपए है।
इस समय 60 रुपए। अब आप बताइए कि मतलब प्याज 80 रुपए हो रहा है, हर चीज 80 रुपए हो रही है। एक मध्यम वर्गीय 400 रुपए कमाने वाला अगर 200 रुपए की 300 सब्जी लेगा, बाकी खर्चे कैसे पूरे करेगा? अच्छा, अगर सब्जी की बात करें तो चलिए महंगाई सामने है सबके, लेकिन इसके अलावा किचन में जो बाकी चीजें हैं, जो मसाले हैं, तेल हैं, उनके दामों में कितना बदलाव आप देखी हैं? कम से कम 40%। 40%। हाँ, जी। 4 सालों में 40% का मतलब अंतराल आया है। अच्छा, कितनी उम्मीदें हैं इस बार? क्या लगता है कि आज जो बजट सरकार पेश कर रही है, गृहिणियों को ध्यान में रखा जाएगा, किचन को ध्यान में रखा जाएगा, और राशन पे जो जीएसटी जो पैक्ड फूड पे लग रही है, उस जीएसटी में कटौती होगी? मेरी समझ से होनी चाहिए, हर मध्यम वर्गीय के लिए होनी चाहिए भी। हम मध्यम वर्गीय गृहिणियों के इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमें समझ में नहीं आती हम आज क्या बनाएं, क्या मतलब खरीदें, कैसे अपनी जरूरतें पूरी करें, अपने बच्चों की शिक्षा दें। जी आयुषी, मुझे लगता है कि ये शंका, ये सवाल, ये परेशानी इन दिनों हर एक महिला, हर एक गृहिणी के मन में होगी। बहरहाल तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यही बजट उनके हाथ में है और यही वो पिटारा है जो आम जनता के लिए अब से कुछ देर के बाद में खुलने जा रहा है। हम हमेशा देखते हैं जो एक परंपरा रहती है बजट पेश होने के पहले हलवा सेरेमनी, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाए कि लोगों को मोतीचूर मिलेगा या उनके सपने चकनाचूर होंगे। आशीष, ये नहीं, लोगों को अभी तो मोतीचूर के ही सपने हैं, क्योंकि उम्मीद इस बार यही है कि मोदी 3.0 का पहला बजट है। और पहला बजट इसलिए भी खास है क्योंकि ये सरकार के आने वाले 5 सालों की रूपरेखा तय कर देगा, सरकार किस दिशा में चल रही है। लेकिन ये जो बजट का है, आप जो लाल पिटारा देख रही हैं, हम चूंकि पार्लियामेंट जब कवर करते थे तो हमने विपकेश का भी जमाना देखा था। हम वो तस्वीरें लेने के लिए जाते थे, हम ये सोचते थे कि अरे इसमें ये चीजें कैसे आ जाएंगी, लेकिन चीजें बदली, डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एक छोटे से बॉक्स में ये सारी चीजें हैं, टैब में सारी चीजें हैं और उसे जाके पढ़ना है। एक दौर था कि उसकी तस्वीरें लेने के लिए आगे पीछे हम लोग जाया करते थे, कई पन्नों वाला हुआ करता था और उनको पढ़ना भी पड़ता था। ये सारी जब चीजें आती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजें आपके फोन पे ही उपलब्ध हो जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि थोड़ी देर के बाद, महज थोड़ी देर के बाद जो बजट होगा वो पेश होगा। आम आदमी की कितनी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और खासकर मिडिल क्लास, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा बजट में, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो फायदा नहीं नजर आया है। यही वजह है कि मिडिल क्लास ये चाहता है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें कम से कम उन्हें छूट मिले ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। इसके अलावा जो एक और है 80C जो है इनकम टैक्स में, जिसमें 1.5 लाख तक की वो सीमा है जो 2014 के बाद बदली नहीं, वो तो हम भी आप भी चाहते हैं कि कम से कम बदले ताकि हमें थोड़ी सी छूट मिले। और ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छूट मिले ताकि बचत हो सके। महंगाई का स्तर अगर बढ़ता है, वक्त के साथ कहा जाता है कि बदलाव होता है, लेकिन बदलाव वो लोगों की आमदनी या सेविंग्स पर नहीं होता। हमारे साथ में जो और खास मेहमान जुड़ते जा रहे हैं उनका भी रुख करेंगे। ये हमारे जो साथी लगातार फील्ड से पब्लिक रिएक्शन हम तक पहुंचा रहे हैं उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देखिए, कर्तव्य पथ की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो हैं एक एक करके सामने आती हैं। अब वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पार्लियामेंट जब पहुंचेंगी अपने आप में वो तस्वीर बेहद खास होगी। और बार बार हम जिस बॉडी जेस्चर की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, देखिए वो कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस ये कि तीसरी बार सरकार बनाने के बाद में ये पहला बजट है। और कल जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें भी तमाम तस्वीरें सामने आई थी, तमाम आकलन ये कहा जाए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद में किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा निर्मला सीतारमण अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और वही तस्वीर जो है वो नजर भी आती है। लेकिन आम जनता को लेकर, इसके पहले हमने महिलाओं की भी राय सुनी थी, उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। बतौर महिला, क्योंकि किचन की कमान उनके हाथ में है, बजट की कमान, जैसे ही बाहर का बजट गड़बड़ाता है तो उनका बजट जरूर बिगड़ जाता है। उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण से कि वो शायद उनकी परेशानियों को समझे। युवाओं की बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि जॉब सीकर्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या इस बार रेल का बजट बढ़ेगा? डिफेंस को लेकर क्या कुछ और खास रहने वाला है? मेक इन इंडिया को लेकर क्या खास रहने वाला है? किसे क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात है। आपसे कुछ देर के बाद में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और यही लाल रंग का जो पिटारा है, डिजिटल पिटारा जिसे कहें, इसी में ही वो पूरा खजाना छुपा हुआ है। बिल्कुल, वो पूरा खजाना छुपा हुआ है और वो कई मायने में खास है। हमारे साथ इस समय
एसपी सिंह साहब हैं, फाउंडर हैं सुजामा इंडिया के। एसपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसपी सिंह साहब, सबसे सीधा सवाल है, पहले आप ये बताइए कि बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? नमस्कार सर, हमारी बजट से, क्योंकि हम स्टार्टअप सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, तो यहाँ दो बड़े चैलेंज है। एक तो स्किल मैन पावर और दूसरा बजट। तो मेरी इन दोनों से बड़ी उम्मीद है कि ये जो दो ब्रिज हैं, इसको सरकार गैप करने के लिए जो भी स्कीम्स हैं वो एंड यूजर्स तक पहुंचेंगी और उन सब लोगों को उससे फायदा होगा। लेकिन स्कीम पहुंचेगी कैसे? क्या, किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं? कुछ आपके भी दिमाग में होगा, कुछ आप भी सोच रहे होंगे। बहुत सारी स्कीम्स हैं सर जो सिर्फ बन के पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या है कि वो एंड तक पहुंचती नहीं, क्योंकि गैप है, कम्युनिकेशन है। जैसे आप स्टार्टअप्स हैं, अब उनके पास ऐसी टीम, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सारी चीजें नहीं है, या ऐसी स्किल्ड मैन पावर नहीं है जिसको अपन वैसी सीएज की फौज नहीं है उनके पास, या वैसे लोग नहीं है जिससे वो गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करा सके और उनको कर सके। तो उसके पीछे एक वजह यह भी हो सकता है, लोन, पैसा नहीं है। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी वजह है सर। लोन गवर्नमेंट की स्कीम्स तो हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए हैं, लेकिन वो स्टार्टअप्स और एमएसएमई तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। जबकि अभी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट के पास टैक्स अच्छा आ रहा है, पिछला सीजन, समर सीजन अच्छा गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो वो लोन है वो एंड यूजर्स तक पहुंच नहीं पाता है। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। यही तो बताना है, क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्या दिक्कत कहां आ रही है? सर, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो उसकी स्कीम, जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो स्टार्टअप्स और एमएसएमई उसको मीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बैंक, सबसे पहले अगर स्टार्टअप बना उसको 3 साल तक के लिए उसको बैंक उसकी 3 साल तक की लिमिट मांगता है। अगर स्टार्टअप कोई 3 साल चल जाएगा तो देन वो तो प्राइवेट सेक्टर और दूसरे बहुत सारे एवेन्यूज उसके लिए खुल ही जाएंगे। तो जहां उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है वहां गवर्नमेंट की तरफ से वहां सपोर्ट्स कम है। तो बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं उसका मेजर रीजन यही होता है कि जब उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से उसको वो सपोर्ट्स नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब अगर योजनाएं लाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कैसा हो और जिसके लिए वो योजना बनाई गई है आखिर उस तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान है अशोक त्रिपाठी जी, जो कि पूर्व सदस्य रहे हैं रेलवे बोर्ड के। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, रेलवे की तरफ सभी की बहुत उम्मीदें हैं, लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी हमने सुने, अलग अलग सेक्टर वाइज भी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। अगर लेकिन बजट वाइज देखा जाए 2014 से 24 तक माना जाता है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो रेलवे को मिला है। 2004 और 14 की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। आपको लग रहा है कि इस बार भी इसी तरह से एलोकेशन जो है बजट को लेकर, रेलवे को लेकर कुछ डिफरेंट होगा और लोगों को रियायत मिलेगी? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि वो अपने पैसेंजर्स के ऊपर ध्यान दे और रेल के पैसेंजर्स सेफ्टी इशू पे इस समय वरीड हैं, क्योंकि काफी कुछ करने के लिए बाकी है। रेल में जो सीनियर सिटीजन्स को हमेशा एक रिबेट दिया जाता था, एक फैसिलिटी दी जाती थी, उनको टिकट में कुछ कंसेशन मिलता था, वो बिल्कुल बंद कर दिया। बंद भी कर दिया, अब तो उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है जी, चर्चा भी नहीं हो रही है। सबसे अहम बात मैं त्रिपाठी जी इसमें एक जोड़ देता हूं, क्योंकि मैं कई सीनियर सिटीजन्स को जानता हूं, ये जो रिबेट मिलता था ना, उससे वो दर्शन करने जाते थे, अपनों से मिलने जाते थे। क्योंकि ठीक है, एक अगर हम लोअर मिडिल क्लास की बात करें या गरीब तबके की बात करें तो वो रिबेट उनके लिए बहुत अहम रखता था। तो मैं आपके पास आऊंगा त्रिपाठी जी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति भवन पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से मुलाकात करके बजट की जो कॉपी है वो सौंपेंगी। जो तस्वीरें हम आपको दिखाई थी, राष्ट्रपति भवन इस समय पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बेहद खास आज का दिन होने वाला है, क्योंकि उम्मीदें सरकार से हैं, महिलाओं की उम्मीदें हैं, किसानों की उम्मीदें हैं, आम आदमी की उम्मीदें हैं, मिडिल क्लास की उम्मीदें हैं, इसके अलावा उद्योग जगत की उम्मीदें हैं कि सरकार इस बजट में उनके लिए क्या खास लेकर आ रही है। दरअसल जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अनुसार देखिए, वित्त मंत्री पहले वित्त मंत्रालय पहुंचती हैं, उसके बाद में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले जिस बक्से की बात करते थे अब वो डिजिटल बक्सा हो चुका है। उसके बाद में राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं और राष्ट्रपति भवन अब पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से मुलाकात करके एक कॉपी जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और उसके बाद में यही कॉपी जो पेश की जानी होती है आज बजट सत्र के दौरान, वो उसकी एक प्रतिलिपि जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। फिलहाल अब पहुंच चुकी है राष्ट्रपति भवन और
अशोक त्रिपाठी जी का मैं रिएक्शन जल्दी से पूरा कर लेती हूँ, फिर जल्दी से उसके बाद आयुषी का रुख करती हूँ। अशोक जी बात पूरी कर लीजिए। तो भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई से लोगों को बड़ी उम्मीद थी 2014 से ही कि वो कुछ और इनहेंस करेंगे, कुछ और जोड़ेंगे सर्विसेज के सेक्टर में, रेलवे के इम्प्रूवमेंट में। लोगों ने बहुत अपेक्षा की थी, परंतु मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि माननीय सीतारमण जी कृपया करके, चूंकि रेल मंत्रालय का बजट अब आपके हाथ में है, आपके माध्यम से भारत की जनता को, इस चैनल के माध्यम से इस जनता को और सरकार को मैं सूचित करना चाहता हूं कि वो कुछ चीजों पे फोकस करे, जिसमें से नंबर 1 है सेफ्टी, दूसरी है सिक्योरिटी, तीसरी है पंक्चुअलिटी। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को जो फैसिलिटी आप देना चाहते थे नहीं दे पाए, और उसका खामियाजा आपको चुनाव में देखने को मिला है। तो फेयर्स भी ऐड नहीं करेंगे इसमें? हाँ, मैं उस पे आता हूँ। तो चूंकि रेल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है भारत का जो पूरे भारत का धड़कन है, और तकरीबन 3 करोड़ यात्री पर डे यात्रा करते हैं। तो अगर हम केवल 3 करोड़ यात्रियों की अच्छे से देखभाल कर ले, उनको सेफ और सिक्योर पैसेज दे करके, उनको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट दे करके, एक अच्छा फुटफॉल बनाते हुए, एक अच्छी देखरेख करते हुए उनको अगर हम पास करा दें स्टेशन से, तो मैं समझता हूं सरकार को कुछ भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अशोक जी एक बात बताइए, क्योंकि हमने देखा पिछले वक्त में हर साल बजट जो है, बजट का दायरा रेल का बढ़ा है, तब भी अगर ये जो बेसिक समस्याएं हैं जो आज से कई सालों पहले हम देखते थे, ट्रेनों के लेट होने की, सिक्योरिटी को लेकर, और जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, और ये तो बहुत बेसिक बातें आपने गिनाई, आखिर कहाँ ऐसी चीज, कहाँ वो चूक आपको नजर आती है जो अभी भी वो तमाम योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो पाती? उसका बेसिक रीजन एक ही है कि नरेंद्र भाई ने जिस व्यक्ति को इसका दायित्व दिया है, जो लीडरशिप है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप कैसे मतलब किसी चीज का रिजल्ट ले सकते हैं? मैं केवल कवच तो लेकर आए, कवच वो लेकर आए, लेकिन कवच सक्सेसफुल नहीं हो पाया त्रिपाठी जी, उस हिसाब से क्या वजह रही उसकी? यही मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को ये बताना चाह रहा था कि कवच का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट तो बहुत किया, उस एडवर्टाइजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन जब करना था, ग्राउंड पे ट्रेनों में लगाना था, तो ये नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि इनकी जो ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। और जब तक आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मैं आऊंगा त्रिपाठी जी आपके पास, लेकिन हमारी सहयोगी आयुषी के साथ वो कुछ महिलाएं हैं, बात महिलाओं की किचन की करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ता है, क्योंकि राशन उनको लाना होता है। कई बार ये अगर बजट के बाद ये तय होता है कि राशन इस बार घर में कितना आएगा। आयुषी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आप बात करके देखिए कि पिछले कुछ सालों में जो घर में राशन आता था, क्या उसमें कमी आई है? जी बिल्कुल आशीष, हम लगातार महिलाओं से जुड़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। शुभ नाम बताएं पहले। कृति, ये बताएं, पिछले अगर 10 साल या 5 सालों की बात करें तो कितना ज्यादा किचन पे असर पड़ा है, स्पेशली अगर एक्सपेंस की बात करें, क्योंकि आज के समय में हर पैक्ड फूड पे आप जीएसटी दे रही हैं, लेकिन उससे बजट पे कितना आपका असर पड़ा है? देखा जाए तो हमारे बजट पे काफी असर पड़ा है। पिछले 5 सालों में जो चीजें हम पहले 500 रुपए अगर लेके जाते थे तो आराम से हम 1 वीक की सब्जियां घर में लेकर आते थे, लेकिन अब अगर 500 रुपए लेकर जाओ तो अब तो ऐसा लगता है कि बस एक छोटी सी पॉलिथीन में हम सामान लेकर आ जाते हैं। जैसे देखा जाए टमाटर भी अभी 120 रुपए किलो हो गए हैं, और हमें दाल खानी होती है तो उसमें तड़का डालना होता है तो हम टमाटर यूज करते हैं, सब्जी बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। तो अगर हम 100-200 ग्राम या 250 ग्राम भी लेकर आते हैं तो उसमें हमारा 1 से 2 दिन चलता है, उससे ज्यादा नहीं चल पाता है। इस बार आज बजट फिर से पेश होना है, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट सेशन है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या लगता है इस बार गवर्नमेंट किचन पे भी ध्यान देगी? जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद गवर्नमेंट हमारे पे ध्यान देगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जा रही है घर चलाना। अगर देखा जाए तो घर में दोनों लोग वर्किंग होते हैं, फिर भी अभी घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो लगता है अरे यार हमें और थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, हमें बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। दाल महंगे हो रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही है, सारी राशन देखा जाए आयुषी, बात तो वो बिल्कुल सही कह रही है कि पहले जब मेहमान आते थे तो मजा बहुत आता था, लेकिन अब ये सोचते हैं कि अगर मेहमान कुछ ज्यादा दिनों तक रह गए तो कहीं घर का जो बजट है वो कहीं पूरी तरह से लड़खड़ा ना जाए।
इस डिबेट को हम जारी रखेंगे, बजट पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बजट आला रे, सभी यही कह रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में बजट पेश किया जाना है। बड़ी उम्मीदों वाला ये बजट है। आपने ब्रेक पे जाने से पहले महिलाओं की उम्मीदें तो जानी, लेकिन आखिर युवा जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, जिसे देश की रीढ़ कही जाती है, आखिर वो इस बजट को लेकर क्या उम्मीद बनाए रखे हुए हैं, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे साथी प्रभात रंजन मिश्रा इस समय हमारे साथ में है, राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रभात, आखिर युवाओं की क्या राय है इस बजट को लेकर, क्या सोचते हैं वो? देखिए, बजट सभी के लिए खास है, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का हो, क्योंकि सबको उम्मीदें होती हैं कि इस बजट में हमारे लिए क्या खास है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय गुप्ता है। और क्या करते हैं विजय जी? मैं पेंशनर हूँ। VRS लेके मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, कोचिंग सेंटर। प्रिंसिपल था गवर्नमेंट स्कूल में। और मेरी तो उम्मीद यही है, एक तो जो हमारा टैक्स रिबेट है उसमें छूट दी जाए, जो 3 लाख है वो कुछ नहीं है, और उसको बढ़ाया जाए सैलरीड क्लास के लिए। और पेंशनर को देखो, जो पेंशनर होता है उसकी तो बड़ा मुश्किल से ही गुजारा चलता है, तो उस पर टैक्स ना लिया जाए। जितनी भी इनकम हो पेंशनर की तो वो छूट दी जाए, उस पर भी टैक्स लेती है सरकार। और दूसरा, फिर हम कभी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं कहीं शेयर मार्केट में, डिविडेंड मिलता है, उस पर भी हमसे टैक्स लेते हैं। पहले नहीं लिया करते 4-5 साल पहले, लेकिन दिन पे दिन गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रही है। जबकि इतनी टैक्स कलेक्शन है, आम आदमी को राहत जरूर देनी चाहिए। मेरी तो 2 डिमांड है, एक तो पेंशनर का टैक्स नहीं लगना चाहिए, और जो हमें डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। और लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आप रुकिएगा सर। क्या नाम हुआ आपका? संजीव नाथ शर्मा। संजीव जी, क्या चाह रहे हैं? बजट आ रहा है, क्या चीजें चाह रहे हैं कि सस्ती हो? बजट में हम क्या चीज सस्ती मांगना चाहते हैं? हम कमा रहे हैं तो हम तो खर्चा करेंगे। दूसरी बात, जो मार्केट से हमने लेकर गए कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, मॉल देखते हैं, क्यों देखते हैं? हम छोटे दुकान में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? पब्लिक को हमें सामान वही चीज मिलेगा। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश है। क्या उम्मीद है बजट से? बजट से ये है कि सबको फायदा होना चाहिए, आम पब्लिक को फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े मिनिस्टरों को या बड़े बड़े बंदों को फायदा होना चाहिए। जैसे कि आप ये सोचिए कि काम हर पब्लिक करती है, सारी पब्लिक, छोटा हो या बड़ा हो, काम सब करते हैं। लेकिन बजट जो है ना, एकदम ऐसा आना चाहिए कि गरीबों का भी ध्यान रख के उसका देखना चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए, पेंशन्स बढ़ाई जाए, ओल्ड एज पेंशन्स, किस तरफ ज्यादा ध्यान दे सरकार? सरकार सबसे पहले किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है। किसानों का जो भी मुद्दा है, जो अभी भी बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, उनको हल किया जाए। चाहे जितना भी हो, थोड़ा बहुत आपस में मिलजुल के फैसला होना चाहिए। देखिए, ये कई बड़ी बातें जो हैं वो इस रिएक्शन से सामने आ जाती हैं आशीष, कि लोगों को बजट से उम्मीदें हैं किसानों को लेकर। पेंशन जो कर्मी थे उनके लिए जरूर एक बड़ी बात उन्होंने कही, जो पेंशन भोगी हैं भाई उनका भी दायरा बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो एक्स आर्मी पर्सन है, इस बीच कई लोगों की तरफ से बात जरूर कहेगी कि जिस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात 10 सालों से जरूर सुनते आ रहे थे, क्या इस बार वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा? और सबसे अहम बात यह है, अग्निवीर को लेकर भी जो युवा है वो इस बारे में सोच रहे होंगे कि अग्निवीर को लेकर क्या सरकार इस बजट में कुछ करने जा रही है। हमारे साथ सौरभ राय जी है, उनके पास चलते हैं। सौरभ राय जी, आत्मनिर्भरता रिसर्च और डेवलपमेंट से ही आएगी, उस पर सरकार क्या कुछ कर सकती है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे त्रिपाठी जी से, तो उन्होंने रेलवे का वो कवच का जिक्र किया कि कवच ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो सरकार क्या कुछ कर सकती है? सबसे पहली चीज, स्टार्टअप MSME को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर है उनको सरकार प्रोत्साहित करे, उसमें बजट में प्रावधान होने चाहिए। कवच की हमने बात की अभी, भारत में GIS, GPS और सैटेलाइट्स की बहुत ही उद्यमशील छोटी छोटी कंपनियां हैं। इनको अगर मौका दिया जाए तो बहुत ही सस्ते में R&D करके एक अच्छा प्रोटेक्शन सिस्टम कवच से बेहतर भी शायद भारत बना सके। लेकिन सरकार उसको मौका दे और उनको सही तरीके से उस मौकों का फायदा उठाने के अवसर दें तो ये फायदा है। सौरभ जी, मुझे लगता है शायद इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए शायद जो बार बार प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, PPE मॉडल जो है उसे भी रेलवे में लाया गया था, ताकि जो इसी तरह की कई ऐसी कंपनीज हैं जिसे उसमें शामिल किया जा सके और रेलवे विभाग को भी एक अलग दिशा दिखाई जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन एक बहुत ही बड़ा
कदम था। फिर क्वेश्चन ये आता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रहा है। अब कृषि की बात कर रहे हैं हम, डिफेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब रिसर्च भारत में होगा। बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियां आप देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्होंने बना के भारतीयों को रोजगार दिया, हम उनकी नौकरियां कर रहे हैं। क्यों नहीं वो प्रोडक्ट भारत में बन सकते हैं? क्यों नहीं ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल बन सकते हैं। यंग है हमारी पॉपुलेशन, 28 साल एवरेज एज है, एजुकेशन अच्छा है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। सवाल है सिर्फ ऐसे लेकिन सौरभ जी, हमारी जो यंग जनरेशन है वो काम तो करना ही चाहती है ना। वो चाहती है हम काम करें, हमारे पास स्किल है, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मौका मिलेगा तभी तो करेंगे। स्किल कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि जिन कंपनियों का आपने जिक्र किया वो मौका देती हैं, वहां पर जाके स्किल दिखा देते हैं। वही मौका अगर हमें हमारे मुल्क में मिल जाए तो हमें क्या दिक्कत है? और वहीं आत्मनिर्भरता की बात आती है, वहीं बात आती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी कंपनियों को सपोर्ट मिले, ऐसी हमारी उम्मीद है इस बजट में। और फिर आप देखेंगे अगले 5 सालों में बहुत ही तेज डेवलपमेंट होगा। इतिहास बताता है कि 5 से 6 साल लगे थे सैन होजे, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसको बढ़ने में। भारत सरकार के सहयोग से हम बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू सारे सेक्टर्स। और मुझे लगता है सर, जब से टेक्नोलॉजी का एक अलग बूम है, डिजिटल इंडिया की जब से बात हुई है, हमेशा से उसका दायरा बजट में बढ़ाया ही गया है। नवीन भी हमारे साथ ही समय जुड़ चुके हैं, नवीन निशांत, उनका भी रुख कर लेते हैं। नवीन, अब से कुछ देर का इंतजार है जब बजट पेश किया जाना है। अलग अलग सेक्टर में लोगों को कई उम्मीदें हैं इस बजट से। बिल्कुल, देखिए बता दें कि बजट हमेशा उम्मीदों का बजट होता है। खासकर जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए बजट कहीं ना कहीं उम्मीदों का ही बजट है। और इस बार भी जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं वो बजट से खासा उम्मीद कर रहे हैं। अपडेट ये है कि निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं और वहां पर राष्ट्रपति जो है वो बजट को पहले मंजूरी देंगी। उसके बाद जो निर्मला सीतारमण है वो बजट को लेकर पार्लियामेंट पहुंचेंगी और वहां पर एक कैबिनेट की छोटी मीटिंग होती है, क्योंकि कैबिनेट में बजट अप्रूव होने के बाद ही निर्मला सीतारमण जो बजट है वो पेश करेंगी। अब से थोड़ी देर पहले तक निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद थी, यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहां पे मौजूद थी। अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक की है और उसके बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। वहां पर वो राष्ट्रपति को बजट की एक कॉपी है नवीन, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बता दीजिए कि इस पिटारे में क्या कुछ है। सूत्र ने कुछ तो बताया ही होगा, वो बताइए। बिल्कुल, देखिए आशीष जी बता दें कि सूत्र इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जो मध्यम आय वर्ग है उसके लिए राहत मिल सकती है इस बजट में। खासकर जो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब में, उसमें मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि बजट इस बार ऐसा तैयार करना सरकार के लिए भी एक चुनौती थी जिसमें सभी वर्गों को खुश किया जा सके, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो मध्यम आय वर्ग के लोग हो। किसानों की बात की, हमारे साथ स्टूडियो में एक किसान नेता बैठे हुए हैं, ये भरोसा नहीं जता पा रहे, लेकिन आपके सूत्र अगर कुछ किसानों को लेकर उन्होंने बताया है तो जरा वो बता दीजिए ताकि ये सरकार पे भरोसा जता दे। हम सुबह से कह रहे हैं कि भरोसा जता दीजिए, मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए निश्चित तौर पर जो सम्मान निधि राशि है उसमें कुछ बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो किसान की अन्य कई मांगे हैं, खासकर जो एमएसपी का मुद्दा है उस पर भी सरकार विचार कर रही है और जब बजट पेश किया जाएगा तो उसे लेकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। आपने ऐसी बातें हुई हैं, क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार एमएसपी पे विचार कर रही है, भरोसा जता दीजिए। देखिए 1.5 घंटा हो गया, अब भरोसा जता दीजिए आप। चलिए, बड़ी खुशी की बात होगी अगर ऐसा हो जाए तो, बहुत खुशी की बात होगी किसानों के लिए। लेकिन भरोसा अभी भी नहीं आपको? नहीं, भरोसा तो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार हमारे साथ झूठ बोलती आ रही है। लेकिन उसी सरकार को आपने वोट दिया, आप कह रहे थे, आप मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। वोट दिया, हमें उम्मीद थी सरकार से कि ये सरकार हमारे साथ अगर अच्छा आपने करेगी। उम्मीद जताई है तो उम्मीद पूरी होगी, क्यों नहीं ना? उम्मीद जताई है तो उम्मीद तो पूरी होगी ना। जहाँ भरोसा है वहाँ उम्मीद होती है। वहीं अब आपने अगर वोट देकर जिताया है तो देखिए अब तो बजट पेश होने वाला है, अब तो उम्मीद के साथ भरोसा होना ही चाहिए। ऐसा है कि पिछले काफी समय से सरकार हमसे झूठ ही बोलती आ रही है, इसलिए हमें भरोसा उठ गया है सरकार से। दरअसल आपका सच जो है ना, अगर ऐसा हो जाए, आपने एक दिमाग में सच बैठा लिया है, अब आप वही सच सुनना चाहते हैं तो वो सच तो बड़ा मुश्किल है ना। जो आप सुनना चाहते हैं वही बात सरकार का है, सरकार को तो हर कुछ देखना है ना, इस बात को भी तो समझिए आप। सच तो ये है कि ये सरकार एमएसपी लागू कर दे, कानूनी जहां पहना दे। मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी की बात मुझे लगता है किसानों के लिए, देश यही एक बड़ी बात होती है। किसान चाहते हैं कि पूरा फायदा, पूरा बजट जो है वो उनके हित में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो सबको लगता है कि उनके हित में हो। लेकिन इकबाल भाई आप ये बताइए, हमें लगता है कि हमारे हित में। इकबाल भाई, अगर एमएसपी पूरी लागू हो जाती है तो बजट पे कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कितना प्रभाव पड़ेगा?
आपने कभी ध्यान दिया है? सारा काम सिस्टम से होगा। हाँ। ऐसा नहीं है। देखो, जो दलाली है, जो दलाली चल रही है, जो हमारी मंडियों में दलाली चल रही है, दलाल बैठे हैं, वो दलाली खत्म हो जाएगी, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप हम ये चाहते क्यों नहीं कह रहे कि हम किसान का जो प्रोडक्ट है वो सीधा वहां से लोगों तक पहुंचे? आप एमएसपी पे क्यों चले जाते हैं? आप लोग टॉपिक को इस तरह से डाइवर्ट कर जाते हैं कि किसान को फायदा नहीं पहुंचता। आज मैं आपको बता रहा हूं, टमाटर की कीमत गाजियाबाद में मैं रहता हूं 100 रुपए किलो है, लेकिन उस किसान से कितना लिया जा रहा होगा? 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए से ज्यादा वो किसान नहीं बेच रहा होगा जिसने टमाटर की फसल पैदा की है। आप ये क्यों नहीं सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां से किसान के सीधे खेत से निकलकर वो सीधे मंडी में आए, ताकि उसको पैसा तो मिले? हम तो पैसा दे रहे हैं ना, हम तो 100 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं, वो बेचारा अपना 10 रुपए टमाटर बेच रहा है। आप मेन मुद्दे पर आते ही नहीं है सर, आप एमएसपी पे उलझे हुए हैं। आपके दिमाग में किसी नेता ने डाल दिया कि एमएसपी लागू कर दी, एमएसपी लागू कर दी, आप एमएसपी पे उलझ गए। आप किसानों के फायदे के लिए, बेहतरी के लिए सोच ही नहीं रहे। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कैसे उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, कैसे वो सीधे मार्केट से जुड़े? सीधा तभी तो आएगी कि जब एमएसपी लागू होगी, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी का एक प्राइस रख दिया जाएगा, वो उससे कम। आपको लग रहा है कि अगर एमएसपी लागू हो जाता है, सुनिए, अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो जो बड़े किसान या छोटे किसान सभी की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? आशीष जो बात कह रहे हैं कि आपको उस बारे में कहीं पर भी नजर नहीं आता। भाई, हमने आलू दिया 10 रुपए किलो, किसानों को सीधा फायदा कैसे होगा? क्या इस चीज को लेकर आप लोगों ने कभी विचार किया या सरकार से मांग रखी? नहीं, हमारी सरकार से हर बार मांग नहीं, मैंने आंदोलन कवर किया है, केवल आप लोग एमएसपी आपके दिमाग में डाल दिया गया। इकबाल भाई, सॉरी टू से, नहीं, सॉरी टू से, लेकिन आप लोग किसानों की नहीं सोच रहे हैं। आंदोलन बहुत पहले से चली आ रही है। एमएसपी मांग तो बहुत पहले चली आ रही है, लेकिन मैं ईमानदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी खेत की फसल सीधे मार्केट में जाए। अगर टमाटर 100 रुपए मैं गाजियाबाद में खरीद रहा हूं तो कम से कम 50 रुपए तो मुझे मिले। वही भाई, हम तो 100 रुपए खरीद हम भी तो वही चाहते हैं। ठीक है, तस्वीरें भी दिखाते चले, तस्वीरें भी दिखाते चले। किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाते चले। देखिए, अब पार्लियामेंट की तस्वीर आना शुरू हो चुकी है। मकर द्वार की तरफ जो है वो गाड़ी अब आगे बढ़ती हुई नजर आती है। नए पार्लियामेंट में नया बजट पेश किया जाना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रखे हैं, लेकिन जिस टमाटर की बात कर रहे हैं वो सीधे किचन तक पहुंचता है और वहीं से ही बजट गड़बड़ा जाता है। आयुषी कुछ महिलाओं के साथ में मौजूद हैं। आयुषी, बस इंतजार करने वाला है, क्या कह रही हैं महिलाएं, जरा बताइए। बिल्कुल, महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं कि आखिर बजट में इनके लिए क्या कुछ खास आने वाला है। और ऐसे में पहले अपना नाम बताया आप। मालती पाठक। मालती जी, आप गृहिणी हैं, इतने सालों से घर चला रही हैं, क्या लगता है पिछले 10 सालों में आपके किचन का बजट किस तरीके से बढ़ा है और किस तरीके से बदला है? महंगाई को लेके क्या कहेंगी आप? मेरे लगता है कि भाई सब्जी हम लेने जाते हैं बाजार में, तो मैं 500 रुपया लेके जा रही हूँ, तो 500 रुपया में अब 120 रुपया किलो टमाटर हैं। अगर सब्जी की बात हमने पहले भी किया है, अगर सब्जी की बात छोड़ के अगर हम सुपर मार्ट की बात करते हैं, जब आप राशन लेने जाती हैं। हाँ, मैं लेके जाती हूँ 5000 रुपया। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय की। ये तस्वीरें हैं, उससे पहले वित्त मंत्रालय की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब सीधे आपको नए संसद भवन की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहीं पर कैबिनेट की एक छोटी सी बैठक होगी और उसके बाद जो निर्मला सीतारमण है वो बजट का पिटारा लेकर सीधे संसद पहुंचेंगी। लेकिन ये उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंची थी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब फोटो सेशन हुआ था उस वक्त की तस्वीरें हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंची थी, राष्ट्रपति से मिलने के बाद अब वो संसद पहुंची हैं। ठीक 11 बजे इस पिटारे में क्या कुछ है वो निकलकर सामने आएगा। महिलाओं के लिए क्या है, रोजगार को लेकर क्या है, युवाओं को लेकर क्या है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी जुड़ी हुई हैं। आयुषी, अगर हम इस सीजन की बात करें तो सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, किचन पर क्या कुछ असर पड़ा है और महिलाएं सरकार से क्या चाहती क्या है?
जी बिल्कुल, अगर सब्जियों के दाम की बात करें तो महिलाएं काफी खफा है, सब्जी मंडी जाना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि कहती है पहले झोला भर के लाते थे, अब एक पॉलिथीन में 500 का सब्जी समेट नहीं है। आयुषी, एक मिनट के लिए रोकूंगा। आयुषी, आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। महंगाई तो आयुषी, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि आपने झोला भर की बात कही है। एक मनोज कुमार की फिल्म थी, उसका मुझे वो डायलॉग याद, गाना याद आ गया। त्रिपाठी जी हमारे साथ है कि पहले मुट्ठी बीच पैसे लेकर झोला भर राशन लाते थे, अब झोले भर पैसे लेकर मुट्ठी भर राशन लाते हैं। आयुषी, अपनी बात कहिए। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा, और जो ये गाने का जो ये बोल है वो आज के समय में एकदम फिट बैठता है। और महिलाओं की शिकायत यही है कि झोले भर पैसे लेकर जाते हो और मुट्ठी भर राशन लेकर आते हैं। और अब जानते हैं कि उम्मीदें क्या है, क्या लगता है कि हालात सुधर पाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार शायद हालात सुधरेंगे और हम मिडिल वर्ग जैसे लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। टैक्सेशन की अगर बात करें तो जिस तरीके से अप टू 3 लाख टैक्सेशन में छूट है, लेकिन जो 3 लाख से ऊपर कमाने वाले हैं, लाइक 4 लाख 5 लाख, ये लोग फिर भी टैक्स पूरा पे करते हैं। लगता है टैक्स स्लैब में भी चेंज होना जरूरी है। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो लोग टैक्स पूरा पे करते हैं, बट जिनको 3 लाख तक की लिमिट है कि हाँ उन्हें टैक्स पूरा नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं तो जो भी चीजें हम खरीदते हैं उसमें तो हम जीएसटी पे करते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी टैक्स पे कर ही रहे हैं, तो हमें राहत कहाँ मिल रही है। तो शायद आयुषी, एक बार पूछिएगा कि 2012-13 से पहले महिलाओं को टैक्स में अतिरिक्त रिबेट मिला करता था, लेकिन कांग्रेस की रिजीम में 2012-13 में जो टैक्स स्लैब था उसको बराबर कर दिया गया, महिलाओं और पुरुषों को बराबर ला दिया गया। पहले उनको ज्यादा रिबेट मिलता था। क्या वो चाहती हैं कि जो पहले का जो रिजीम था जिसमें उन्हें टैक्स स्लैब में ज्यादा रियायतें मिलती थी, वही एक बार फिर से लागू हो? तो आपको सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, आयुषी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सीधी और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महामहिम के साथ। निर्मला सीतारमण जिस वक्त ये वहां पर पहुंची थी, उनके साथ मिली और उन्होंने उन्हें दही भी खिलाई, शुभ माना जाता है। और सीधे उस वक्त की बैठक की तस्वीरें ये देखिए, मुंह मीठा कराते हुए, और शुभ के लिए सनातन धर्म में दही चीनी खिलाया जाता है। और उस वक्त जो फोटो सेशन हुआ था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो निर्मला सीतारमण है, सीधे वो संसद भवन पहुंची हैं और ठीक सुबह 11 बजे वो बजट पेश करने जा रही है। सीधे हम आपको दिखाते रहेंगे, जो तस्वीरें आती रहेंगी। लेकिन आयुषी, अपनी बात पूरी करिए आप। जी बिल्कुल आशीष, हम जानते हैं महिलाओं से 2012-13 से पहले महिलाओं को टैक्स में काफी रिसेशन मिलता था, छूट मिलती थी, लेकिन 2012-13 के बाद से उसको बराबर स्लैब कर दिया गया, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। क्या लगता है, फीमेल्स एक बार फिर से चाहती हैं कि टैक्स में उनको वापस से उतना ही रियायत मिले जो पहले मिला करती थी? वुमेन वर्किंग लेडीज के लिए क्या लगता है, ये जरूरी है? जी बिल्कुल। कृति जो हमारे साथ जुड़ी हैं, इनका साफ कहना है कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बाकी अगर हम टैक्स की बात करें, जीएसटी की बात करें और स्पेशली बजट की बात करें, तो हाउसवाइफ जितने अच्छे से किचन का बजट संभालती हैं और समझती हैं, उतना ही ज्यादा अगर हम आम बजट की बात कर ले तो वहां पे कहीं ना कहीं उनका एक नर्वसनेस दिख जाता है। और उनका साफ कहना है कि किचन के बारे में पूछ लीजिए, हम आपको एक एक पाई बता देंगे, लेकिन किचन के अलावा थोड़ा इनको अभी जानने की जरूरत है। लेकिन आपको मैं बता दूं आशीष, जानने की जरूरत नहीं है, वो काफी समझदार हैं, वो समझती सब कुछ है, बोलती केवल वही है जो उनकी जरूरत का हो। ऐसा नहीं है कि उन्हें टैक्स स्लैब के बारे में नहीं पता होगा, ऐसा नहीं है कि इनकम कहां से आ रही है, ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। लेकिन मैं त्रिपाठी जी के पास चलूंगा, रेलवे बोर्ड में रहे हैं त्रिपाठी जी। सवाल ये है कि एक दौर था जब ये कहा जाता था कि जो रेलवे है वो मुनाफे में चल रही है। फिर कुछ समय बाद आया, एक बार हमने वो लालू जी का भी दौर आपको याद होगा, जब वो आईएमएम चले गए थे, ये कहते हुए कि भाई वहां पर जाके उन्होंने बताया कि रेलवे को फायदे में कैसे लाएगा। लेकिन आज की रेलवे को हम देखें तो पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि 2 हिस्सों में बढ़ गई है, एक अपर क्लास के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए। वंदे भारत चलाई जा रही है, अच्छी बात है, मुल्क में वंदे भारत चलाई जानी चाहिए, लेकिन उस रफ्तार में गरीब रथ तो नहीं चलाई गई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पेशल फोकस रहा है सदैव रेल के लिए, और वो कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल के लिए वो सोचते हैं, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ रेल मंत्री माननीय अश्विनी जी को दायित्व दे करके ये जिम्मेदारी भी दी थी। परंतु हुआ क्या कि जैसे ही 2014 में हमारी सरकार आई है
और प्रधानमंत्री साहब चूंकि रेलवे के साथ बहुत दिनों तक बहुत क्लोज मॉनिटरिंग में रहे हैं, उन्होंने उसमें समय बिताया है, तो उनकी प्राथमिकता यही थी कि वो रेल में कैसे सर्विसेज को इम्प्रूव करें और रेल पैसेंजर्स कैसे सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन तक पहुंचे और रेल का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कैसे हो, क्योंकि पहले बहुत ही रेल अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही थी, क्लीनिंग पे, स्टेशन डेवलपमेंट के ऊपर और प्रोजेक्ट और प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं हुआ करता था। तो इसकी शुरुआत श्री नरेंद्र भाई ने एक मतलब एक अच्छा लीडरशिप, एक पॉजिटिव थॉट के पर्सनालिटी को रेल मंत्री बनाया सुरेश प्रभु साहब को। नहीं आप बैकग्राउंड में चले गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक है वंदे भारत चलाइए, लेकिन कम से कम गरीब रथ भी तो चलाइए, गरीब आदमी भी तो एसी में जाए ना। क्या दिक्कत हो रही है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आप ही की बात पे आ रहे हैं। तो जो रेल में एक्चुअल में जो डेवलपमेंट हुआ वो सुरेश प्रभु साहब के रिज्यूम से प्रारंभ हुआ। आप जिस वंदे भारत की बात कर रहे हैं, आपको जानकर के खुशी होगी कि वंदे भारत का कंसेप्ट ही सुरेश प्रभु साहब ने स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम उन्होंने एक टीम को ये जिम्मेदारी दी और उसको R&D करने के लिए 100 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया, जिसमें उस टीम ने 87 करोड़ रुपीस में पूरी वंदे भारत ट्रेन बना के दे दिया। अब आपको आश्चर्य होगा कि 87 करोड़ रुपीस में इतनी बड़ी वंदे भारत ट्रेन जो हाई स्पीड की ट्रेन है वो लेकिन भाटिया साहब के पास चलेंगे। मैं आता हूं त्रिपाठी जी, भाटिया साहब के पास काफी समय से नहीं गए। भाटिया साहब, यहां पर बात महिलाओं की हो रही थी, अभी हम आयुषी से भी चर्चा कर रहे थे। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जो टैक्स में रियायतें पहले महिलाओं को दी जा रही थी, जो 2012-13 के पहले उनको अतिरिक्त जो रियायतें दी जा रही थी, वो महिलाएं को फिर से क्या एक बार नहीं मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल। चूंकि महिलाएं आज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं पूरे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जॉब में, तो अगर हम महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा छूट दे रहे थे वो विड्रॉ हो गया। जैसे अभी कहा जा रहा था कि सीनियर सिटीजन्स के बहुत सारे जो छूट थी वो विड्रॉ हो गई। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो उसका आपके घरेलू इनकम पे हर तरीके से फर्क पड़ा है। अभी कुछ समय पहले ATC की बात हो रही थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात हो रही थी, ये सारी चीजें आपकी आमदनी को फर्क में लाती हैं। आज आप देखिए इनकम टैक्स के 8 करोड़ जो है लोग वो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और उसमें से 5.5 करोड़ ने अभी भी 2.5 करोड़ ने अभी भी पुराने रजीम पे ही है, क्योंकि इस समय 2 रजीम चल रही है, न्यू रजीम और पुरानी रजीम। पुरानी रजीम में अभी भी 2.5 करोड़ लोग हैं, जबकि न्यू रजीम में अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे डिक्लेरेशन देने नहीं पड़ते, आप सीधा न्यू रजीम में आइए और अपना छूट ले लीजिए। लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये कि अभी भी जो छूट है वो पुरानी रजीम में लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है, इसलिए 2.5 करोड़ लोग आज भी पुरानी रजीम में ही है। अगर आप देखें पुरानी आपको मैं रोकूंगा भाटिया साहब, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बतला दें, समझा दें, ये बताना बेहद जरूरी है। आपको तस्वीरों में महामहिम नजर आ रही होंगी, इसके अलावा आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आ रही होंगी। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रोटोकॉल के तहत बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण महामहिम से मिलने गई थी। उससे पहले वो वित्त मंत्रालय गई। वित्त मंत्रालय में जब वो अपनी कार से निकली तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, वही कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर अभी भी नजर आ रहा था। ये वो पिटारा है जो अभी संसद में पेश होगा सुबह ठीक 11 बजे। देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि उम्मीदें हर सेक्टर के लोगों को है। पूरी देश की निगाहें आज सुबह 11 बजे के तकरीबन संसद पर होंगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। और ये सीधी तस्वीरें उस वक्त की हैं जब निर्मला सीतारमण पहुंची थी वित्त मंत्रालय, उस वक्त की तस्वीरें हैं। अभी फिलहाल वो सदन पहुंच गई हैं जहां पर कैबिनेट की एक बैठक हो रही है और उसके बाद ठीक 11 बजे वो संसद पहुंचेंगी जहां पर वो बजट पेश करेंगी। बजट से कई उम्मीदें हैं, आम लोगों को उम्मीदें हैं, गरीब तबके को उम्मीदें हैं, मिडिल क्लास को उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास की उम्मीदें कुछ ज्यादा है क्योंकि उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से उन्हें कुछ बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती रही है, लेकिन इस बार उन्हें लगता है कि टैक्स स्लैब में उन्हें राहत मिलेगी। क्या वो जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पूरी होगी? 11 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहस बजट को लेकर जो हमारी चर्चा है वो जारी रहेगी। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।